हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास जो बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए मैराथन क्लासेस टाइप से हैं। आपकी रहेगी क्लासेस बीएससी 6 सेमेस्टर, और कुछ लेक्चर्स है वो मैंने डाल दिए हैं पहले। आपके एग्जाम होने से पहले कुछ लेक्चर्स डाले हैं, उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। और नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो इन नंबरों पे। जितने भी इनविट किया दिए आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे 3 साढ़े 3 मिनट के, उतने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ लेक्चर्स है वो मैंने पहले डाल दिए हैं, और उसके आगे के लेक्चर है ना वो मैं अभी मैराथन क्लासेज में डाल दूंगा, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और मैराथन क्लासेज में आपका लंबा वीडियो से क्या हो जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं डालनी पड़ेंगी फिर अपने को। तो इसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं आगे। उसके आगे का टॉपिक रहेगा प्रंसवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। प्रंसवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन का जो है ना, उसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, और उसमें फिर अपने वो क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब इनमें आपको पूरा लेक्चर ऐसे नहीं कि थ्योरम्स वगैरह जो है, इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें है वो करवाई जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, फ्रेंचवादी फलन की क्या डेफिनेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। तो लिख देंगे, देखो, प्रांत डी में परिभाषित फलन, प्रांत डी में परिभाषित फलन u x, y फ्रेंचवादी फलन कहलाता है। फ्रेंचवादी फलन कहलाता है यदि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अकुलज, u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अकुलज, u तथा इसके प्रथम दो कोटि के अकुलज आंशिक अकुलज, प्रथम दो कोटि के आंशिक अकुलज पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। आंशिक अकुलज कैसे होने चाहिए, सतत हो। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस हो। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तथा लाप्लास समीकरण को क्या करना चाहिए, तथा लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये होती है लाप्लास इक्वेशन। देखो, u तथा इसके प्रथम दो कोटि के जो आंशिक अवकलज है ना, वो क्या होने चाहिए, एक तो सतत होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तब उस फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, प्रंसवादी फलन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रंसवादी फलन का टॉपिक है, उसमें आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और उसके एग्जाम्पल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें ही अपन क्या करते हैं, प्रंसवादी संयुग्म में भी अपन ज्ञात करते हैं। यदि अपने को u दे रखा हो, तो अपने को क्या निकालना होता है, इसका प्रंसवादी संयुग्म होता है vx, y। ठीक है, और उससे फिर अपने को क्या निकालना होता है, fz निकालना होता है। fz अपन कैसे निकालते हैं, ux, y प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई लिख देते हैं। u अपने को जो दिया होता है वो, और v अपन निकाल लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके अपन क्या करते हैं, fz निकालते हैं। एक तरीका होता है u से डायरेक्ट भी fz अपन निकाल सकते हैं, और v से भी अपन डायरेक्ट fz निकाल सकते हैं। उसका जो मेथड का नाम रहेगा वो रहेगा मिलन थॉमसन रचना विधि। मिलन थॉमसन रचना विधि, उससे अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब आप कहोगे सर हमें कब कौन सा तरीका लगाना है। यदि आपको बोले u दे दिया जाए, यदि आपको क्या करे, u दे दिया जाए, और ऐसे पूछे कि प्रंसवादी संयुग्म ज्ञात करना है, तब तो आपको क्या करना है, v निकालना है। तो इसमें पूछेंगे प्रंसवादी संयुग्म ज्ञात करो, फिर आप क्या निकालो, इसका संगत fz का मान निकालो। तो फिर आपको सबसे पहले u तो दे रखा होगा, v अपने को निकालना है, और फिर अपने को क्या निकालना है, fz निकालना है। अब u
कई सवालों में आपके यू दे रखा होगा और कहेंगे कि आप एफ जेड का मान जेड के पदों में निकालो, तब आपको मिलन थॉमसन रचना विधि का यूज करना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो ये इसकी एग्जाम्पल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तब तो आप कहोगे सर सारे एग्जाम्पल कराओ, तो आप तो वो वीडियो वही देख लो आप, जो मैंने 3 साल पहले की डाल रखी हो वीडियो, यदि सारे एग्जाम्पल्स करने हैं तो। मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कराऊंगा, और इसके अलावा यदि आपको करने हैं तो नोट से देख सकते हो, आप आराम से इन सवालों को कर सकते हो। यदि आपको दो तीन सवाल आपको मैं बता दूंगा ना, समझा दूंगा, तो आप आराम से बाकी के सवाल खुद कर सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इन टॉपिकों के क्वेश्चन करने चाहिए। ऐसे मत छोड़ा करो कि सर आपने तो इम्पोर्टेंट बता दिए उनमें से आ जाएंगे, मान लो उसमें से नहीं आए तो, एक एक यदि 1% भी अपन ये सोचे कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करेंगे। तो इसलिए जितने आपको एग्जाम्पल्स करवाते हैं तो वो तो आपको कम से कम पूरे करने चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है करना या नहीं करना, क्योंकि मैं इसमें सारे सवाल आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि सारे सवाल कराऊंगा तो फिर वही बात अब हो जाएगी ना, सारे सवाल करा देंगे तो फिर वही लेक्चर वापस बड़े वाले लेक्चर ही बन जाएंगे अपनी। देखो इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन सीधी कीजिएगी, सीधी कीजिएगी फलन यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई, कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्रंसवादी फलन है। कैसा फलन है? प्रंसवादी फलन है, तथा इसका प्रंसवादी संयुग्मी भी ज्ञात करो। इसका प्रंसवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी अपने को फाइंड करना है, प्रंसवादी संयुग्मी भी याद करना है। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन यू बराबर कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई है वो प्रंसवादी फलन है, और आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखो अपने को क्या दे रखा है, यू दे रखा है, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। आपको पता है कि यू एक्स कोमा वाई है वो प्रंसवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन कब कहलाएगा। इसको हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे, जब एक तो इसके आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को आंशिक अवकलन निकालना है एक बार, फिर दोबारा निकालेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार वाई के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन करेंगे और फिर दोबारा इसका आंशिक अवकलन करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका ऐड क्या आना चाहिए, एडिशन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तब अपन कहेंगे यू क्या कर रहा है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका आंशिक अवकलज करेंगे। एक सवाल में आपको हर एक लैंग्वेज लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करते हैं तो वाई क्या रहता है, एज ए कांस्टेंट रहता है, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब दोबारा करेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक सवाल अच्छे से समझ जाओगे ना तो सारे सवाल आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, तो जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वही साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक वाई ऐसा कैसा। अब इसी प्रकार इधर कर देता हूँ मैं, एक्स के सापेक्ष हो गया, वाई के सापेक्ष करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सवाल आता है एग्जाम में, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जब एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो कोस एक्स ऐसा कैसा रहेगा, और कोस हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई का, साइन हाइपरबोलिक वाई होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ही होते हैं दोनों।
फिर अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, वापस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x तो क्या रहेगा, एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, और साइन हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू क्या करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा, इम्प्लाइज दैट यू लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, यू क्या करता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अब देखो इसके बाद में क्या लिखेंगे, अब अपने को लिखना है कि इसके जो आंशिक अवकलज है वो भी क्या होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए ना, वो भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो प्रथम कोटि के और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय दोनों कोटि के क्या होने चाहिए, आंशिक अवकलज सतत होने चाहिए, क्योंकि प्रंसवादी फलन में अपने क्या पढ़ा है, u तथा इसके प्रथम दो कोटि के, तो u तथा प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज कैसे हैं, इसमें देखो कोस एक्स है, इसका मतलब त्रिकोणमिति फलन है, ये त्रिकोणमिति फलन है, और ये अतिपरवलय फलन, ये क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। तो ये सर्वत्र सतत होता है तो इनका गुणा भी क्या होगा, सतत होगा। इसी प्रकार से यदि y का देखेंगे तो y वाले में देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, त्रिकोणमिति फलन, ये हो गया आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इन दोनों का गुणा भी क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे अपन, सिंस चूंकि u के प्रथम दो कोटि के, u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज कैसे हैं, त्रिकोणमिति फलन, अब देखो एक सवाल में मैं आपको अच्छे से सारी चीज लिखाऊंगा, लेकिन अगले सवाल में मैं इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर वही बात है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर मैराथन क्लासेज भी बड़ी हो जाएगी, और मैराथन क्लासेज भी बड़ी हो जाएगी, और फिर वही बात हो जाएगी ना, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे इनको। अतिपरवलय फलन का गुण है, अतिपरवलय फलन का गुण है, जो कि सर्वत्र सतत है, जो कि सर्वत्र सतत है, अतः यू प्रंसवादी फलन है। ऐसे तो अपन क्या करेंगे, इनमें प्रंसवादी फलन को सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये आपको हर सवाल में करना है। अब इसका पार्ट टू, अब अपने को क्या निकालना है, प्रंसवादी संयुग्मी, पार्ट टू प्रंसवादी संयुग्मी। तो अपन यू का प्रंसवादी संयुग्मी क्या मान लेंगे, वी मान लेंगे, माना यू का प्रंसवादी संयुग्मी वी है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ना, वो अपन ने क्या मान लिया, वी है, वी एक्स कोमा वाई। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है, ये स्टेप है ना, एक बार समझ में आ गई ना तो आराम से आप कर सकते हो, और जितने भी सवाल है उनमें सेम स्टेप को है वो फॉलो करना है। सबसे पहले अपन किसको लेकर चलेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, यदि ऊपर देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखें अपन यहाँ से, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई थी अपने पास माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन को यूज करेंगे, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चलना है, और किसका यूज करेंगे, सी आर इक्वेशन का। तो सी आर इक्वेशन क्या थी अपने पास,
डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या था, डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या था, माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे, देखो कैसे, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल बी अपॉन डेल वाई, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, सब स्टेप समझ में आ गई ना। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चलेंगे, और डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल बी अपॉन डेल वाई के इक्वल होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, डेल बी अपॉन डेल वाई। इसके बाद देखो, इसके बाद में क्या करेंगे, देखो एक्स को अचर मानकर, एक्स को अचर मानकर y के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे। x को अचर मानेंगे और y के सापेक्ष जब इसका समाकलन करेंगे तो अवकलन है वो समाकलन आपस में कट जाएगा, और यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। तो x को अचर मानकर, x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर, हर सवाल में ये करना है अपने को, x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v आ जाएगा फंक्शन अपने पास, इक्वल टू, अब जब इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, देखो किसके रिस्पेक्ट में करना है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, डी वाई। ठीक है, तो करो देखो, v इक्वल टू माइनस साइन एक्स तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कोस हाइपरबोलिक वाई का करना है, कोस हाइपरबोलिक डी वाई। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और कोस हाइपरबोलिक का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, और साथ में क्या आएगा, ये वाई के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे आएगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन किसका आएगा, जी एक्स का फंक्शन आएगा कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में जी एक्स। सबसे पहले क्या किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चले थे, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल में क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, वो लिख देंगे, फिर एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जी एक्स क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सवाल में आपको धीरे समझा रहा हूँ इसलिए, ताकि आप आगे वाले सवालों में खुद कर सकते हो अच्छे से। अब क्या करेंगे, वापस एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अंश का गुणन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अंश का गुणन कर देंगे। ये देखो स्टेप्स है इसकी, और इसी स्टेप से सारे क्वेश्चन होंगे। पहला स्टेप, पहले क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कर रहे होंगे, लेकिन जब अपन 4-5 सवाल कर लेंगे ना, तब आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि क्या स्टेप्स वगैरह भी आपकी याद हो जाएगी। एक्स के सापेक्ष इसका अंश का गुणन कर दो, डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसका करोगे तो वाई तो हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक वाई तो कांस्टेंट रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई, और ये जी एक्स का फंक्शन एक्स का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। ठीक है, अब देखो डेल बी अपॉन डेल एक्स के ऊपर से यदि अपन देखें, डेल बी अपॉन डेल एक्स के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ये देखो डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल में माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, सी आर इक्वेशन से। एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो सी आर इक्वेशन, डेल बी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, तो लिख दो यहाँ से माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल वाई। बस सिर्फ इसमें एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे रखना है सिर्फ आपको, माइनस कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस जी डैश एक्स। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ जी एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, इसलिए अपन कर रहे हैं यहाँ जी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यही आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब देखो माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, और हमारे पास देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी, cos x sin हाइपरबोलिक y, लेकिन वहां पे क्या करना है, नेगेटिव करना है ना, माइनस, तो माइनस कोस आई, ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक y इक्वल में हो जाएगा माइनस का कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक y प्लस जी डैश एक्स। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस से वैसे वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ से जी एक्स क्या, जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा जीरो, और जी डैश एक्स जीरो आ गया तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी, है ना।
क्योंकि डिफरेंशिएशन है ना जी डी एस एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो इसका डिफरेंशिएशन हटेगा। तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी आ जाएगा कांस्टेंट। फिर अपन क्या लिख देंगे समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ऐसे अपन हार्मोनिक क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन सवाल जल्दी जल्दी करेंगे सारे। अब देखो क्वेश्चन आगे। अब मैं देखो सवाल नहीं लिखूंगा पूरा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। फिर यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू अपने पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये सवाल अपने पास है। और ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट अपने को सिद्ध करना है, इसका परंसवादी अपने को सेंग भी निकालना है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी एक्स कोमा वाई निकालना है, और क्या निकालना है, फिर अपने को इसमें एफ जेड और पूछा है, एफ जेड इक्वल टू और निकालना है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। यू अपने को दे रखा है और वी अपन निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन, क्योंकि फिर मैराथन में भी वो टाइम लग जाएगा ना, सवाल कम होंगे अपने पास। तो यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू अपने पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो अपने को सबसे पहले प्रंसवादी फलन सिद्ध करना है, तो प्रंसवादी फलन के लिए तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएशन करो, दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा 6x, और इसका क्या हो जाएगा 0। y के रिस्पेक्ट में करो, इसका y के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस 6x वाई। डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू निकालो, तो ये हो जाएगा माइनस 6x। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। तो 6x माइनस 6x इक्वल टू क्या हो गया 0। यू लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यू के जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कैसे है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, यू के प्रथम दो कोटि के पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। ठीक है, अतः यू प्रंसवादी फलन है। ये तो अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखो, सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, प्रंसवादी संयुग्म में निकालना। माना यू एक्स कोमा वाई का प्रंसवादी संयुग्म क्या है, वी है। ये सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, इसलिए आज इन्हीं सवालों को कराऊंगा मैं। चाहे मेरे पास मैराथन सीरीज के ज़्यादा बन जाओ चाहे लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से करवाना चाहता हूँ। ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि सर ने रान काट दी, रान नहीं काट रहा हूँ मैं। देखो, तो सबसे पहले साथ में लेक्चर को ये भी बताया करो, आपकी कमेंट करा करो कि भाई लेक्चर अच्छा है या था या नहीं, या कोई सजेशन देना चाहो तो सजेशन भी दे सकते हो आप। और वीडियो को शेयर भी किया करो, है ना, फ्रेंड के साथ। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला था तब अपने पास क्या था 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले यही करना था अपने को, कर लिया। फिर इसके बाद में क्या करना था कि सी आर इक्वेशन का यूज करना था। इसके बाद में क्या करना था,
सी आर इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो यहाँ यूज कर लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3y²। फिर वही x को अचर मानकर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो y के सापेक्ष जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा vxy हो जाएगा इक्वल टू, इसका करना अपने को देखो 3x², इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो देखो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो करो देखो vxy, अब इसमें क्या हो जाएगा 3x² तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, dy माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा और y² dy। तो यहाँ से हो जाएगा vx, y इक्वल टू हो जाएगा 3x² और 1 का क्या हो जाएगा y माइनस इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई क्यूब अपॉन 3 और फंक्शन क्या आ जाएगा gx का, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, एक स्टेप इसमें लिख देता हूँ मैं। vxy इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3x² y माइनस वाई क्यूब प्लस जी डैश एक्स, ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसमें अपने को जी डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, जी डैश एक्स लिख दिया, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। तो देखो वी एक्स कोमा वाई अपने पास क्या है, देखो 3x² वाई माइनस वाई क्यूब प्लस जी एक्स। अब क्या करो, एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो देखो, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के सापेक्ष करना है तो 3y तो कांस्टेंट रहेगा, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा जी डैश एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ गया 6xy के। अब वही सी आर इक्वेशन को यूज करो, सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका जी डैश एक्स हो गया ना, ये हो गया 6xy जी डैश एक्स। अब देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखोगे तो आप डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, माइनस का जो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, माइनस का 6xy आया था, माइनस का 6xy, ये हो गया 6xy प्लस जी डैश एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 6xy इसके इक्वल हो गया 6xy के। अब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया जी डैश एक्स इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड तो यहाँ से जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया सी। तो जी एक्स इक्वल टू सी आते ही यहाँ पे समीकरण एक से क्या लिख देंगे, समीकरण एक से हो जाएगा वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 3x² वाई माइनस वाई क्यू प्लस सी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ठीक है ना। तो ये अपने के लिए आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं देखो,
आगे इसमें वो चीज भी निकालनी है ना, एफ जेड भी निकालना है शायद इसमें। हाँ, इसमें नहीं निकालना एफ जेड। इसका स्विंग में भी याद कीजिए ताकि एफ जेड इक्वल टू, ये सही आपको एफ जेड नहीं पूछा इसमें। इस सवाल में नहीं पूछा आपको एफ जेड। इसमें नहीं पूछा आपको एफ जेड, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको वो तो नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा आपको, एफ जेड नहीं पूछा, ठीक है ना। आपको सिर्फ वी एक्स कोमा वाई पूछा है, तो ये वी एक्स कोमा वाई। अब देखो आगे सवाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा हुआ है। यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना है अपने को, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आपको पहले निकालना है प्रंसवादी फलन है, इसके बाद में आपको निकालना है कि इसमें बी एक्स कोमा वाई क्या होगा, इसका प्रंसवादी स्विंग में क्या होगा। बस इतना ही करना है इस सवाल को। तो देखो करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, वी एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो प्रंसवादी स्विंग में सिद्ध करना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2, तो कांस्टेंट है इसका, लॉग की वजह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे 2x हो जाएगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। y के रिस्पेक्ट में वो निकाल लेते हैं यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो 1/2 1 अपॉन लॉग की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में 2y, तो यहाँ से हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, तो डिफ्रेंशिएशन इसका कैसे करोगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इसका y के रिस्पेक्ट में निकालो, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, तो वही नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, y के रिस्पेक्ट में करना है, y का क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू 2y, तो यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, तो ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ऐड करोगे तो देखो कैसे ऐड करोगे, नीचे एलसीएम इसका होल स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये हो जाएगा। तो यहाँ u क्या करेगी, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। u क्या करता है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब u के जो प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज है वो देखो, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू देखो, यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। तो u क्या हो जाएगा अपने पास, प्रंशवादी फलन हो जाएगा। लास्ट वाले सवाल में लिखा था कि u प्रंशवादी फलन है, लिख दिया था। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। चूंकि u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, प्रथम दो कोटि के पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र सतत है। जो कि सर्वत्र सतत है होते हैं। तो यहाँ से u क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। u क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, प्रंशवादी फलन हो जाएगा। अब निकालना है सेकंड पार्ट इसमें, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आपको मैं एफजेड भी निकालना बताऊंगा, एक दो सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें एफजेड भी निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के बारे में। अब निकालना अपने को प्रंशवादी संयुग्मी ज्ञात करना है। प्रंशवादी संयुग्मी का वही तरीका, और एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी करना जरूरी होगा क्योंकि मान लो इसके अथवा में कोई और क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपके इजी पड़ेगा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को भी करके जाए करो साथ में ना। माना यू एक्स कोमा वाई का प्रंशवादी संयुग्मी क्या है, v है। प्रंशवादी संयुग्मी क्या है, v है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको सारे सवाल इसके करने चाहिए, एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस होगा, जब इन वीडियो को देखोगे तो एक दो सवाल और बचेंगे, वो कर लो साथ साथ में, क्या पता वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना कर वो क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें प्रैक्टिस ही हो जाएगी आपकी, इस बहाने आपकी याद भी हो जाएंगे भाई, जो चीज़ें आपको याद करनी है वो भाई करनी हो तो याद भी हो जाएगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल था बताओ, डिफरेंशिएशन किया था ना इसका, तो डिफरेंशिएशन क्या आया था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वही सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। सी आर इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल में डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स किस तरह लिख दूंगा, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वही एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर करो देखो, इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स कॉमा वाई, और इसका समाकलन कर देंगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी एक्स कॉमा वाई, वी एक्स कॉमा वाई, एक्स तो इसमें जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो रहेगा, एक्स तो क्या रहेगा कांस्टेंट, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स वन अपॉन ए तो यहाँ पे क्या है, एक्स है कॉन्स्टेंट के, तो वन अपॉन ए मतलब एक्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस जी डैश
एक्स, सॉरी जी एक्स, जी एक्स फंक्शन आ जाएगा एक्स का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास वी एक्स को वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस जी एक्स। ये हो गई अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने को सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है बस। अब बताओ क्या स्टेप करोगे आगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो, देखो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वन प्लस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, यदि अपन टेन इनवर्स एक्स मानते हैं तो, यदि टेन इनवर्स एक्स अपॉन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का और दोबारा करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई तो कॉन्स्टेंट रह जाएगा, और वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा जी डैश एक्स। अब डेल बी अपॉन डेल एक्स सी आर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन, डेल बी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर लिखते हैं इसको, अगले पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ से नीचे एलसीएम लोगे ना, एलसीएम वगैरह सोल्व करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में क्या आ रहा है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया जी डैश एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब सी आर इक्वेशन का यूज कर लो चाहिए, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी आर इक्वेशन यूज करेंगे तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। रख दो यहाँ पे माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स। ठीक है, अब डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखोगे ना, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आई थी बताओ वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। ये हो गया माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी डैश एक्स, ये से कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या आ गया, जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास जीरो। तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास जी, और ये रख देंगे अपन समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा वी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस, ये अपने पास क्या देगा आंसर। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब देखो अगले वाले एक सवाल और करते हैं।
ये भी सवाल पूछा हुआ है। यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अपने को दे रखा है ए की पावर एक्स कोस वाई। इसमें आपको v निकालना है, प्रंसवादी सिद्ध करना है, और साथ में एफ जेड का मान निकालना है। किसके पदों में? जेड के पदों में। एफ जेड का मान निकालना है किसके पदों में? जेड के पदों में। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि एफ जेड अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यू तो अपने को दे रखा है, यू तो दे ही रखा है, और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करेंगे। तो ये पूरा सवाल आ जाएगा आपका। और इसी टाइप से आपके सारे सवाल आपके एफ जेड का यदि पूछेंगे तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। एफ जेड निकालना है, ये यहाँ से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मिलन थॉमसन से तो डायरेक्ट निकल जाता है। देखो यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या अपने पास ए की पावर एक्स कोस वाई। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो ये आ जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ई की पावर एक्स साइन वाई। दोबारा डिफरेंशिएशन करो, डेल टू अपॉन डेल एक्स निकालो। डेल टू अपॉन डेल एक्स निकालोगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई। और डेल टू अपॉन डेल वाई टू निकालेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना, ए की पावर एक्स कोस वाई। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू ऐड कर दो। देखो ई की पावर एक्स कोस वाई माइनस ए की पावर एक्स कोस वाई इक्वल टू आ गया 0। तो यू क्या करेगा, लाप्लास समीकरण संतुष्ट करेगा। अब यू के प्रथम दो कोटि के अंश अवकलज देखो कैसे हैं। एक तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक साथ में क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। दोनों क्या है, गुणा है, और गुणा भी क्या होता है, सतत होता है। तो यू के प्रथम दो कोटि के अंश अवकलज, अंश अवकलज कैसे हैं, त्रिकोणमिति फलन और चरघातांकी फलन का गुणा है। और नोट्स में आप देख सकते हो, देखो और एग्जाम्पल करना चाहो तो नोट्स में आप कर सकते हो। आप नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप नंबर पर, आप मैसेज कर देना। गुणा है जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। अतः अब आप एक बात बताऊं क्या मैं आपको, देखो आप ये सोचोगे कि सर है ना एक मैराथन क्लास है तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक मैराथन आपको 3 घंटे की भी दे देंगे ना, तो उसमें भी ये सारी चीजें हैं वो एक साथ नहीं हो पाएगी। इसलिए इसलिए मैं आपको ये मैराथन दे रहा हूँ, छोटी छोटी मैराथन भी दे रहा हूँ ना, तो इनको कवर कर लेना। यदि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दोनों यूनिट कवर कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। और इतने ही वीडियो देखने हैं, जितने मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जितनी भी मैराथन क्लासेस डाली है ना, वो सारी देख जाना, सारी देख जाना। तो आराम से आपका पेपर कवर हो जाएगा। और नहीं देखते हो तो फिर आपकी मर्जी है। इसमें देखो पार्ट 2, अब क्या निकालना है, प्रंसवादी संयुग्मी याद करना है। प्रंसवादी संयुग्मी याद करना। ठीक है। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। अब इसकी सिर्फ एग्जाम डेट, सॉरी, इसका लॉन्च डेट जैसे मतलब कोर्स स्टार्ट कितनी तारीख से करेंगे वो अभी थोड़ा सोच रहे हैं। और फीस आपको बता दी 499। ठीक है। तो इतनी फीस में आपका ये कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। और जो भी अपने साथी है उनको बता दिए जाए कि भाई हाँ यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। प्रंसवादी संयुग्मी ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को माना। फर्स्ट और 3 और 5 तीनों सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे कोर्स। ठीक है।
तो अपने जितने भी फ्रेंड है, अपने जितने भी क्लासमेट है, उन सबको भी आप बता देना, ताकि वो भी आगे है वो शेयर करते जाए। तो यू एक्स कोमा वाई का प्लस वाले सेम में क्या है, वी एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चलेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है अपने पास, ई की पावर एक्स कोस वाई। तो वही सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। सी आर इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई। लिख दो यहाँ पे डेल वी अपॉन, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब अपन क्या करेंगे, एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे। एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर देखो यहाँ आ जाएगा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू, वाई के सापेक्ष करेंगे ना, तो e की पावर एक्स कोस वाई डी वाई। तो यहाँ से हो जाएगा वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा वाई के इस रिस्पेक्ट में करेंगे। कोस वाई का क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, जी एक्स का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका दोबारा करेंगे, v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस e की पावर एक्स साइन वाई प्लस जी डैश एक्स। वही सी आर इक्वेशन को यूज करेंगे। सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के। और डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे लिख दूंगा मैं माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। अब पीछे से वैल्यू देखो, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या अपने पास, माइनस का ई की पावर एक्स साइन एक्स वाई है ना, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो माइनस है, माइनस कैसे हुई, एक सेकंड रुको देखते हैं। माइनस का ई की पावर एक्स साइन वाई, माइनस का ई की पावर एक्स साइन वाई, एक सेकंड देखते हैं। देखो गलती कर दी क्या हमने कुछ, अच्छा इंटीग्रेशन करना है ना अपने को, तो इंटीग्रेशन तो प्लस में होगा ना इसका, इंटीग्रेशन आपको प्लस में होगा, इंटीग्रेशन प्लस में होता है ना कोस का, वो तो डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, यहाँ पे प्लस ही होएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास माइनस, माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ये e की पावर एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा e की पावर एक्स साइन वाई प्लस जी डैश एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया, जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से जी एक्स किसके इक्वल आ गया, सी। तो यहाँ से हो गया अपने पास तब समीकरण एक से क्या हो जाएगा, वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये तो अपन ने निकाल लिया, अब अपने को क्या निकालना है, एफ जेड और निकालना है, पार्ट 3। तो यदि संगत विश्लेषी फलन अपन माने थे एफ जेड हो तो तब एफ जेड हो तब, तो एफ जेड बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, यू
एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, यही होता है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। अब यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या अपने पास बताओ, यू एक्स वाई तो जो फंक्शन अपने पास था ना पहले, ए की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, बस इसको सोल्व करते हैं जेड की पदों में निकालना, इसका मान निकल जाएगा। देखो ए की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस आयोटा सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या गया, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ से हो गया कोस y प्लस आयोटा साइन वाई, और ये इसको मान लेंगे आयोटा सी है, वो बाद में इसको कैपिटल सी नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हो गया एफ जेड। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ अपन, e की पावर x, e की पावर आयोटा थीटा आप जानते हो तो क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको यदि अपन लिखना चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा वाई, तो कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो इसको मैं पूरी चीज को क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर आयोटा वाई प्लस आयोटा सी। अब अपन जानते हैं बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा सी। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो गया ए की पावर जेड, और इस आयोटा सी को मैंने नाम दिया कैपिटल सी, वेयर आयोटा सी इक्वल टू कैपिटल। ये अपने पास किसकी वैल्यू निकल गई, एफ जेड की वैल्यू निकल गई। एफ जेड इक्वल टू हो गया अपने पास ए की पावर जेड प्लस सी। अपने को इस प्रकार से निकालना होता है लास्ट में, एफ जेड इक्वल टू अपन को क्या निकालना होता है, यू एक्स कॉमा वाई ऐसे लिखना होता है, यू की वैल्यू पता होता है, वी की वैल्यू पता होती है, दोनों की वैल्यू को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब देखो एक सवाल और बच रहा है इसका, वो कंप्लीट करते हैं, उसमें भी अपने को एफ जेड ही निकालना है। फिर इसके बाद में मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड कराएंगे आपको। एक्स क्यूब, देखते हैं कितने घंटे का बन गया ये लेक्चर, अभी 57 मिनट का ही हुआ है, कोई बात नहीं। एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 3x² माइनस 3y²। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, इसमें एक तो v निकालना है, ठीक है, और एक अपने को क्या निकालना है, एफ जेड निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी अपने को। तो हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करेंगे जल्दी से इसको, हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध कर दोगे आप अपने आप, या कर दें, चलो मैं कर देता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 3x² एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस का 3y², और इसका हो जाएगा 6x, वाई के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का तो 0 हो जाएगा, माइनस का इसका हो जाएगा 6xy, और माइनस का 6y। डेल यू 2 अपॉन डेल x 2 निकालो, तो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 6x, ठीक है, 6x प्लस 6, और ये हो जाएगा डेल 2 यू अपॉन डेल y 2 हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का 6x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब देखो डेल 2 यू अपॉन डेल x 2 प्लस डेल 2 यू अपॉन डेल y 2, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 माइनस 6x माइनस 6, तो ये आ गया 0। यू है वो लाप्लास समीकरण, समीकरण संतुष्ट करता है, यू क्या करता है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। फिर यू के प्रथम दो कोटि के, प्रथम दो कोटि के
आंशिक अवकलज क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि सर्वत्र सतत है। यहाँ से u क्या हो जाएगा? हार्मोनिक फंक्शन। u क्या हो जाएगा? हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम निकालेंगे पार्ट 2। माना u का प्रंशवादी संयुग्मी क्या है? v है। तो इसको लेकर चलेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स को। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपने पास क्या है? 3x² माइनस का 3xy² प्लस 6x। फिर यूज करेंगे सी आर इक्वेशन। डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है? डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा अपने पास 3x² माइनस का 3xy² प्लस 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो उसके आगे करते हैं। ये हो गया अपने पास, है ना, डेल वी अपॉन डेल वाई। अक्ष को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर देखो यहाँ से तो हो जाएगा वी एक्स कॉमा वाई। यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ? देखो 3x² तो कांस्टेंट है, वाई 1 का क्या हो जाएगा? वाई माइनस 3x और y² का क्या हो जाएगा? y³/3। 6x कांस्टेंट हो जाएगा और ये आ जाएगा वाई, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास? बताओ क्या आएगा? समाकलन करेंगे इसमें तो आ जाएगा gx। तो यहाँ से हो जाएगा वी एक्स को वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3x² वाई माइनस 3xy³ प्लस 6xy प्लस gx। वापस डिफ्रेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3y तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2x आ जाएगा, यहाँ पे 3y³ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y, और ये आ जाएगा g डैश एक्स। यहाँ देखो, फिर आगे इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसमें वैल्यू रख देंगे बस जी एक्स की। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास क्या? 6xy माइनस 3y³ प्लस 6y इक्वल टू जी डैश एक्स।
अब देखो सी आर इक्वेशन का यूज करो। सी आर इक्वेशन से क्या होती है, डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y³ प्लस 6y प्लस जी डैश एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या अपने पास बताओ यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है माइनस का 6xy माइनस का 6y, माइनस का 6xy 6y इक्वल टू 6xy माइनस 3y³ प्लस 6y प्लस जी डैश एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो जरूरी नहीं कि जीरो ही आ जाए ना, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे अपन। एक सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 6xy प्लस 6y इक्वल टू आ जाएगा 6xy माइनस 3y³ प्लस 6y प्लस जी डैश एक्स। एक सेकेंड, इसका आंसर देखते हैं ना। देखो आंसर क्या आता है, वैसे कर तो सही रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आपका जी एक्स वाई सारा जीरो आ रहा है। इसमें फिर हमने गलती कर दी क्या कहीं पे? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 3y³ है ना, यहाँ पे ठीक किया हमने एक्स को अचर मानकर। डेल यू अपॉन डेल एक्स को लेकर चले। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आया था इसका, कुछ गलती लग रहा है मुझे। 3x इन्होंने गलत किया होगा। हमने गलत किया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को गलत किया है। देखो छोटी सी मिस्टेक है ना, वो बड़ी कर जाती है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है,
अच्छा अच्छा, डेल यू अपॉन डेल एक्स को 3y² ही है यहाँ पे, और हमने क्या गलत लेके चले, हमने लेके जो चले थे वो गलत लेके चले थे ना, इस वजह से गलती हो गई है। देखो पंचवादी स्विंग में निकालना, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, इस वजह से गलती हो गई। यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे भी फिर एक्स नहीं आएगा, फिर यहाँ पे भी एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये 3y², और फिर यहाँ पे 3y³ अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं आएगा, है ना, 3y³ अक्स से अप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा फिर जीरो डिफरेंशिएशन, जीरो। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी ये पद हटेगा, और यहाँ पे भी हट जाएगा, फिर ये पद यहाँ पे भी हट जाएगा, यहाँ पे भी हट जाएगा, फिर ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सी, और समीकरण एक से क्या हो जाएगी वैल्यू, वी एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास क्या, वी एक्स वाई आ जाएगा 3x² वाई माइनस y³ आना चाह, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो y³ बचेगा, y³ और प्लस का हो जाएगा 6xy प्लस सी, ये आंसर आएगा। देखो एक बार इस सवाल को देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, है ना। वैसे तो मैंने मिस्टेक दूर कर दी है, फिर भी आपको लगे कहीं पे मिस्टेक है तो आप कर सकते हो उसको सही, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो ये तो आपने निकाल दिया, फ्रेंड्स वाली स्विंग भी निकाल दिया। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका एफजेड निकालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, एफजेड तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, एफजेड ध्यान से देखना आप। इसके संगत विश्लेषिक फलन मान लिया अपने एफजेड है, तो एफजेड बराबर क्या है, यू प्लस आयोटा, यहाँ से एफजेड इक्वल टू यू कितना अपने पास, यू एक्स कोमा वाई, तो अपने पास क्या है x³ माइनस 3, इन्होंने गलत कर रखा है कॉपी में, 3y² y² प्लस 3x माइनस 3y² प्लस 1, ठीक है, ये अपने को है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने भी गलत कर रखा है, मुझे लगता है 3y² ही आएगा ना, अच्छा यू तो अपने पास अपन ने डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं, यू तो अपन ने क्या गलत माना है ना, देखो एक सेकंड देखो, x³ माइनस 3xy² आएगा यहाँ पे, यू के है ना हमने 3xy² और प्लस 3x² आएगा, और माइनस का 3y², प्लस 1 कैसे आएगा, मैंने प्लस 1 मान रखा है, ये सवाल ही समझ नहीं आया, ये सवाल ही खतरनाक हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे +1 कैसे आ जाएगा, इन्होंने +1 कर रखा है, +1 कहाँ से आएगा, ये सवाल देख लेता हूँ एक बार क्या है।
सवाल में +1 है, यहाँ किसी किसी कॉपी में कर रखा है, किसी में नहीं कर रखा है। अब ये भी खतरनाक है, एक बार आप इस सवाल को चेक कर लेना। देखो यहाँ पे +1 है, अब इन्होंने +1 लिख रखा है, उनको बुक में चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड, बुक में चेक करने की जरूरत नहीं है। +1 है, सवाल में +1 है। वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन तो इनके सबके 0 ही होंगे, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे भी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ आगे जब सवाल अपन एफजेड निकाल रहे हैं ना, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। इसमें यदि अपन इसमें 1 नहीं करते ना, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ता। देखो ये हो जाएगा 3y² +1 प्लस आयोटा, v की जगह क्या आएगा, v की जगह आ जाएगा अपने पास 3x² y - y³ + 6xy + c। ये v अपने पास ये आया था क्या, इस v को और एक बार चेक कर लेते हैं, यही आया होगा ना। ठीक है, अब देखो समझना इस सवाल को। देखो x³ तो ऐसा कैसा रहेगा, पहले इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x³ माइनस का 3x y² + 3x² माइनस का 3y² +1 प्लस आयोटा से गुणा करेंगे तो 3x² y माइनस आयोटा y की पावर 3 प्लस आयोटा 6x y प्लस आयोटा c। अब देखो यहाँ से समझना, देखो अपने को क्या बनाना होता है, x प्लस आयोटा y का फॉर्मेट बनाना होता है। x प्लस आयोटा y का फॉर्मेट बना लेंगे तो उसको क्या कह देंगे, z नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो a प्लस b का क्यूब बना रहे हैं, क्योंकि क्यूब क्यूब दिख रहा है अपने को, तो ये तो हो गया x³। यहाँ तक तो क्लियर है, x³। अब देखो a³ अपन a प्लस बी का क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यूब है तो a प्लस बी का क्यूब बनेगा, या तो देखो इस प्रकार से बनेगा x प्लस आयोटा वाई का क्यूब बनेगा, या अपने पास क्या बनेगा x माइनस आयोटा वाई का क्यूब बनेगा। दो ही कंडीशन बन सकती है ना क्यूब वाले में। तो यहाँ देखो x³ तो अपने पास आ गया यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या होता है a³ प्लस b³ होता है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, b³, इसको बना सकता हूँ क्या, कैसे, आयोटा वाई की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से आयोटा वाई की पावर 3 करूंगा मैं, तो ये तो बनेगा आयोटा का क्यूब और ये वाई का क्यूब। तो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा, इसका मतलब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा वाई का क्यूब। ठीक है, इसके बाद में देखो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a³ प्लस बी का क्यूब + 3a² b और +3ab², ये होता है। a³ के स्थान पर यहाँ पे क्या आ गया अपने पास x आ गया, तो x³ हो गया। x प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट बना लेंगे,
तो ये हो जाएगा, देखो अक्स की जगह तो अक्स क्यूब आ गया, फिर इसमें बना दिया अपन ने आयोटा वाई का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 3x² ए के स्थान पर तो क्या हो गया, एक्स हो गया, और बी के स्थान पर क्या हो गया, आयोटा वाई हो गया। तो यहाँ से देखो 3x² और साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा वाई। ये कौन से टर्म को कवर कर दिया बताओ, इसने कौन से टर्म्स को कवर कर दिया, 3x² आयोटा वाई, इस टर्म्स को कवर कर दिया। इस ये टर्म कवर हो गया, ये कवर हो गया, और ये कवर हो गया। फिर क्या होता है, फिर ये होता है 3a² बी हो गया 3ab। ए के स्थान पर तो अपने पास एक्स है, ये रक्स है ना, और बी के स्थान पर क्या है, आयोटा वाई का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ इस टर्म को, ये हो गया -3x² और -3x² कहाँ पे है बटन बताओ, ये रहा, ये टर्म्स कवर हो गया। ठीक है, इतना कवर हो गया। इसके बाद में देखो ये तो बन गया अपने पास इस प्रकार का फॉर्मेट, ये तो बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, लिख देंगे इसमें साइड में। फिर इसके बाद में देखो प्लस प्लस इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया x²। ठीक है, x², यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का y² है, माइनस का y² को क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा वाई का स्क्वायर हो गया। फिर ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू x इंटू आयोटा वाई, ये बचेगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा सी अलग। ये कितना क्लियर हो गया। तो ये किसका क्यूब बन गया, x प्लस आयोटा वाई की पावर 3, और ये बन गया अपने पास 3, और ये बन गया x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, और ये 1 प्लस आयोटा सी अलग। तो ये बन गया अपने पास z की पावर 3, ये बन गया 3z², और ये हो गया कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इक्वल टू हो गया आयोटा C। इस प्रकार से बनाएंगे। ये सवाल इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एफ जेड बनाना ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपको कवर। देखो वापस समझा देता हूँ मैं इसको, और मिलन थॉमसन रचना विधि को अपन अगले लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बता देते हैं मिलन थॉमसन रचना विधि है ना, सॉरी अपन पढ़ रहे हैं फ्रेंचवादी सेगमेंट निकालना। तो सबसे पहले देखो u प्लस यू की जगह वैल्यू रख दी हमने, और हमने किसकी वैल्यू रख दी, हमने रख दी किस किस की वैल्यू, u की रख दी और v की रख दी। अब देखो हमेशा क्या बनाना होता है, इस फॉर्मेट में बनाना होता है, z की जगह अपने को x प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट बनाना होता है ताकि अपन x प्लस आयोटा वाई को क्या लिख सके, z लिख सके। ठीक है, अब देखो अपने को देखो क्यूब बन रहे हैं, है ना, क्यूब दिख रहे हैं ना, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो इसका मतलब ये क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब ए प्लस या तो ये बनेगा क्या, x प्लस आयोटा वाई की पावर 3 बनेगा, या x माइनस आयोटा वाई की पावर 3 बनेगा। दो ही फॉर्मूले बन सकते हैं। इसको ओपन करो एक बार, एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई की पावर 3 प्लस 3, यहाँ पे होता है वो इसका स्क्वायर करते हैं, x² इंटू आयोटा वाई प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का स्क्वायर, ये बनेगा। अब बताओ ये टर्म्स कवर हो रहे हैं क्या, एक्स क्यूब हो गया, फिर आयोटा वाई का क्यूब बन रहे हैं। आयोटा वाई का क्यूब क्या होता है, ऐसे इसको ओपन करा जाए तो आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा और ये वाई का क्यूब, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब का जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा वाई का क्यूब। फिर प्लस 3x² इंटू आयोटा वाई, ये टर्म्स हो गए अपने पास, 3x² आयोटा वाई, भाई ए के स्थान पर क्या हो गया, एक्स हो गया, और बी के स्थान पर क्या हो गया, आयोटा वाई हो गया, तो ये टर्म्स भी बन गया। फिर इन सब टर्म्स में, इनमें इसमें और इसमें 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आते ही x² बन गया, और ये माइनस का y², वाई माइनस y² को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या बनेगा, ये भी अपने पास बनेगा आयोटा वाई का फॉर्मेट बनेगा, x प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो ये x प्लस आयोटा वाई का फॉर्मेट हमने बना दिया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई की पावर 3, इसको 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा सी, तो इसको मैंने z नाम दे दिया और इसको ये नाम दे दिया। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू। तो ये अपने सारे सवाल फ्रेंड्सवादी फलन के हो गए।
एक लेक्चर में। और अब अपन करेंगे अगले लेक्चर में मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड। उसमें अपन सारे क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आएंगे सारे, और उनसे अपन क्या देखेंगे, डायरेक्ट एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको अपन छोटा ही कर देते हैं, ताकि अपन 2-2 घंटे क्लास लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट है ना, फिर एक साथ आपका हो जाएगा भारी। इसलिए आप इसको तैयार कर लो, फिर अगले लेक्चर में अपन मिलन टॉप्स कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।